अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं शेख अफगान जलेबी माइकल सीजर टी साहब आपके सामने हाजिर हूँ और अभी मैं नहा के आई हूँ, इसलिए ऐसी हालत है। तो टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं आज फिर से आलमा जी को रोस्ट करने वाली हूँ। तो खैर गर्मी में दूसरी बात तो ये है कि यहाँ पे गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ऐसी हालत आनी पड़ी। और बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे कि मैं आज गाँव में हूँ, तो थोड़ी वीडियो के बीच में काफ़ी शोर शराबा होगी और बच्चे भी होंगे। तो खैर जल्दी हो, खैर यहाँ पर जल्दी हो, वीडियो शुरू की जाए। वेलकम टू वी आर वॉचर्स। मैं हूं अलमास चेकअप और आप देख रहे हैं व्हाई आयरन मैन इज सो फेमस। दोस्तों, मार्वल मूवीज की एक्सपोज सीरीज में ये 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में आयरन मैन के बारे में ऐसी हकीकत बताई जाएगी जो आपने कभी नहीं सोची होगी। इससे पहले हल्क, पाकिस्तानी फीमेल सुपर हीरो मिस मार्वल, थोर और गोस्ट राइडर को भी एक्सपोज किया जा चुका है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि उन वीडियोस को देखकर ही आपको इस वीडियो की सही से समझ आएगी। ये बिल्कुल एक पजल की तरह है। आप सभी वीडियोस को देखेंगे तो सारे डॉट्स मिलते चले जाएंगे और सारी हकीकत आपकी आंखों के सामने क्लियर पिक्चर की तरह दिखाई देने लग जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आयरन मैन इतना फेमस या मशहूर क्यों है? मतलब बाकी और भी बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, पर आयरन मैन ही क्यों? हर एवेंजर्स मूवी में खास रोल ही क्यों दिया जाता है इसे? तो दोस्तों, हर शख्स अपने जहन के मुताबिक आयरन मैन की शोहरत का अंदाजा लगाएगा, पर जो बातें आज इस वीडियो में बताई जाएंगी उनसे आपको यकीन हो जाएगा कि आयरन मैन कोई मामूली सुपर हीरो नहीं है। आयरन मैन मूवी का हीरो टोनी स्टार्क है, जो एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट, एक शौक तबीयत का प्ले बॉय और बदनामे जमाना इंजीनियर है, जो अपने बाप के कदमों पर चलता है, जो स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक है। दोस्तों, आयरन मैन इंसान और मशीन का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे ट्रांस ह्यूमन कहा जाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इस दुनिया की आखिरी बादशाहत लोहे यानी आयरन और मिट्टी यानी क्ले से बनी होगी। ऐसी हुकूमत लोहे की तरह मजबूत और मिट्टी की तरह नरम होगी, और क्योंकि ये लोहे और मिट्टी का मिक्सचर होगी, इसलिए ये हुकूमत आधी मजबूत और आधी कमजोर होगी। जैसे लोहा और मिट्टी कभी आपस में मिक्स नहीं हो सकते, ऐसे ही ये नस्ल इंसानी के साथ मिलाई जाएगी। लेकिन ये मिट्टी और लोहा कभी भी एक दूसरे की तरफ माइल नहीं होंगे, जैसे लोहा मिट्टी के साथ नहीं मिलाया जा सकता। और ये ख्वाब जो नबूकत नजर बाबुल के बादशाह ने देखा और वो भूल गया था, खुदा ने ये ख्वाब दानियल नबी को बताया और उसकी ताबीर भी बताई कि आखिरी जमाना में लोहे और मिट्टी की हुकूमत आएगी, और जो पुतला बादशाह ने देखा उसके पांव लोहे और मिट्टी के थे, और आसमान पर से एक पत्थर आकर उसके पांव पर गिरेगा और उस पुतले को चकनाचूर कर देगा और खुदा की बादशाहत कायम की जाएगी। दोस्तों, कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि इंसान को खुदा ने मिट्टी से बनाया है, तो इस पेश गोई भविष्यवाणी में लफ्ज मिट्टी तो इंसान के लिए इस्तेमाल हुआ है और लोहा रोबोटिक्स के लिए, जो इंसान के जिस्म के साथ लगाए जाएंगे। यही वजह है कि इस हीरो को आयरन मैन कहा जाता है। मैं ट्रांस ह्यूमन एजेंडा को पहले ही एक्सपोज कर चुका हूं कि इस दुनिया के अमीर तरीन लोग हमेशा तक जिंदा रहने के लिए 2030 तक ट्रांस ह्यूमन बनना चाहते हैं। अगर आप गौर करें तो आयरन मैन को भी एक अमीर तरीन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा दिखाया गया है। आयरन मैन मूवी में टोनी को अपोजी अवार्ड दिया जाता है, और ये अवार्ड अपने एम्प्लॉय यानी अपने नौकरी करने वाले मुलाजिम को पकड़ाते हुए कहता है, रेंडर अनटू सीजर दैट विच इज सीजर्स, यानी जो कैसर का है वो कैसर को दो। ये बात यीशु मसीह ने उस वक्त कही थी जब कुछ लोग मसीह से सवाल कर रहे थे कि क्या हमें टैक्स देना चाहिए या नहीं। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि सिक्के पर किसकी तस्वीर है, तो उन्होंने जवाब दिया कि कैसर की। तो यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। इस सीन में टोनी यीशु मसीह के कलाम का मजाक उड़ा रहा है, और यहाँ से पता चलता है कि ये लोग खुदा के कलाम से वाकिफ हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो देखकर कुछ लोगों को लगेगा कि इस मूवी का खुदा के कलाम से कुछ लेना देना नहीं है।
तो दोस्तों खुद ही देख लो लेना देना है कि नहीं। जब टोनी को दहशतगर्द अगवा करके ले जाते हैं उस वक्त टोनी की चेस्ट पर यानी कि उसकी छाती पर बहुत गहरी चोट लगती है और दहशतगर्द इसे जबरदस्ती बड़ी तबाही करने वाला हथियार बनाने के लिए कहते हैं और टोनी ये पावर सूट ऑफ आर्मर बना लेता है। इसकी छाती में एक मकनातीसी प्लेट लगी हुई है जो इसे जिंदा रखती है। ये प्लेट हो यिनसेन ने बनाई जो एक नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट है। जब यिनसेन इसे बचा लेता है तो यिनसेन कहता है कि ये मुर्दा चल रहा है, वॉकिंग डेड, यानी टोनी उस वक्त मर गया था जब उसे छाती पर चोट लगी थी। दहशतगर्द इसे 3 महीनों तक अपने कब्जे में रखते हैं और फिर ये एक गार में से निकलता है। इस गार में से निकलने के बाद ये आसमान से गिरता है। अब देखा जाए तो इस सीन का कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन ये इसलिए बनाया गया क्योंकि यीशु मसीह को 3 दिन के लिए एक गार जैसी कब्र में रखा गया था और वो तीसरे रोज जिंदा हो गए थे। टोनी का 3 महीने तक कैद में रहना, यिनसेन का इसे वॉकिंग डेड कहना और फिर आसमान से जमीन पर गिरना, दहशतगर्दों से लड़ना, कुछ समझ आई दोस्तों? मैं समझाता हूँ। इन 3 महीनों में टोनी को पता चलता है कि इसके बाप की कंपनी के हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे और इसे इस बात पर पछतावा फील होता है। टोनी को यह समझ प्लेटोज एलिगोरी ऑफ केव यानी यूनानी फिलोसोफर प्लेटो की गार वाली मिसाल से आती है। प्लेटो की मिसाल है कि अपनी सेंस को इस्तेमाल करके जो नॉलेज ली जाती है वो सिर्फ एक राय की हैसियत रखती है। असल नॉलेज लेने के लिए हमें फलसफे की रोशनी में सोचो विचार करने की जरूरत होती है। ये लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज नहीं बना रहे बल्कि अपना फलसफा, अपनी तालीम लोगों के जहनों में डाल रहे हैं और इनका फलसफा और इनकी तालीम खुदा के कलाम के बिल्कुल उल्ट है और ये लोग जानबूझकर हर वो मौका जिसमें ये खुदा के कलाम और तालीम को उल्टा ना कर लें हाथ से जाने नहीं देते। अब जैसे पछतावे के बाद टोनी कहता है, मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं इस दुनिया को और भी ज्यादा ऑफर कर सकता हूँ, इससे बेहतर कि सिर्फ ऐसी चीजें बनाऊं जो धमाका करती हो। यानी टोनी की दौलत दहशतगर्दों को हथियार बेचकर बेगुनाह लोगों के खून से कमाई गई दौलत है और अब इसे रियलाइज हुआ कि ये गलत कर रहा था। जबकि जो हथियार टोनी ने बनाया था उसका नाम इसने जेरिको रखा था। जेरिको एक शहर का नाम है जिसे खुदा ने तबाह कर दिया था। इस शहर का जिक्र कलाम मुकद्दस में है और आपने देखा कि कैसे इस मूवी में खुदा के कलाम के साथ छेड़छाड़ हो रही है। मजीद इस मूवी में खुदा का नाम लेने के साथ साथ गालियां निकाली जा रही हैं। खुदा का नाम बेफायदा लेना गुनाह है। जो 10 हुक्म खुदा ने हजरत मूसा को दिए थे उनमें से दूसरा हुक्म यही था कि खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। इसके अलावा टोनी कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है और मुझे अपने दिल में पता है कि ये सही है। यहाँ ये लोग सिखा रहे हैं कि जो आपके दिल में आता है वही सही चीज होती है, जबकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो अपने दिल पर भरोसा रखता है बेवकूफ है, लेकिन जो तनाई से चलता है वो नजात पाएगा। मजीद अगर आप टोनी की कंपनी जो स्टार्क कंपनी है इसका लोगो देखें तो ये खूबहू एल्बर्ट पाइक जो कि 33 डिग्री फ्री मेसन था, जिसने फ्री मेसनरी की किताबें लिखी और जिसकी किताब मॉरल्स एंड डोगमा आज भी फ्री मेसन्स को एज ए गाइड दी जाती है, उसके कवर पर जो 2 सर वाले बाज की तस्वीर है वही सिंबल या लोगो स्टार्क कंपनी का लोगो है। आपको क्या लगता है ये कोई इत्तेफाक है? ये जानबूझकर किया गया है। इससे ये बात साबित होती है कि इस मूवी के पीछे फ्री मेसन्स हैं और हम जानते हैं कि फ्री मेसन्स लूसीफर यानी शैतान को खुदा मानते हैं और खुदा के कलाम को उल्टा करते हैं। इन सुपर हीरो मूवीज में से आयरन मैन एक ऐसा हीरो है जो इंसानों में से है, इसीलिए बच्चा बच्चा इसका फैन है और इसकी तरह बनना चाहता है। इन मूवीज का मकसद अगली आने वाली नस्ल का ब्रेन वॉश करना है ताकि वो खुदा पर नहीं बल्कि इंसान पर भरोसा रखें। ऐसे लोगों के लिए जो खुदा से ज्यादा इंसानों पर भरोसा रखते हैं कि भाई बुरे वक्त में काम आएंगे, ऐसे लोग इन सुपर हीरोज को अपना हीरो मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि बुरे वक्त में आयरन मैन इनकी मदद के लिए आएगा। ऐसे लोगों पर खुदा का कलाम लानत करता है जो आदमी पर भरोसा रखते हैं और उनके दिल खुदा से दूर हैं। ऐसे लोगों की मुश्किलें और बढ़ाई जाएंगी और वो अपनी जिंदगी में कभी खुशी को ना देखेंगे। इस मूवी में आयरन मैन को खुदा बनाया हुआ है और लोग इसे खुदा से कम भी नहीं समझते। एक सीन में आइवन वेंको जो कि टॉमी का दुश्मन है वो इसे कहता है, यानी टोनी का खून अगर निकालो तो लोग टोनी पर ईमान रखना बंद कर देंगे। यहाँ पानी में खून होगा और शार्क मछलियां आएंगी और दुनिया को तुम्हें खाते देखना है।
इन डायलॉग्स में टोनी को खुदा कहा जा रहा है। अगर आपने नोट किया हो तो इल्यूमिनाटी इस दुनिया के अमीर तरीन लोग यानी कि एलीट्स हैं और वो छुपकर बैकग्राउंड में एजेंडास बनाते और उन पर काम करते हैं। हाल ही में अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर रिलीज की गई थी जिसमें इन्फिनिटी जेम्स या अब्दी कीमती पत्थरों के लिए जंग होती है। ये इन्फिनिटी स्टोन्स का जिक्र सबसे पहले मार्वल के एक कॉमिक सीरीज इल्यूमिनाटी में हुआ था कि इल्यूमिनाटी इस दुनिया के रखवाले हैं और वो इस दुनिया के बाहर से आने वाले खतरों से दुनिया को बचाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 6 सुपर हीरोज की टीम को इल्यूमिनाटी का नाम दिया गया है और उन 6 हीरोज में से आयरन मैन एक मेंबर है इल्यूमिनाटी का, जो कि बाद में इस इल्यूमिनाटी सीरीज वाली जो कॉमिक बुक्स थी उसमें आयरन मैन लीडर बन जाता है। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि आयरन मैन एंटी क्राइस्ट किंगडम को लाने के लिए बनाया गया है, जिसको ना सिर्फ मीडिया वाले बिजनेसमैन बल्कि पॉलिटिकल लोग भी हीरो मानते हैं। जो इल्यूमिनाटी की टीम इन्फिनिटी वॉर मूवी में दिखाई गई है उसमें 5 मेंबर्स हैं, जबकि कॉमिक्स में 6 मेंबर्स की सीक्रेट सोसाइटी दिखाई गई है। मूवी में कुछ कैरेक्टर्स भी चेंज हैं पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मार्वल स्टूडियोज इल्यूमिनाटी को अच्छा और इस दुनिया का बचाने वाला साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आखिर मार्वल स्टूडियोज ऐसा क्यों कर रहा है? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं और मार्वल सीरीज के मजीद पार्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास मौका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। तो फिलहाल मैं अभी गांव पर हूँ तो इसलिए शोर-शराबा शायद हो सकती है। हेलो हेलो, यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो पिछले थंबनेल प्रोजेक्ट ही थे। पता नहीं इस बार थोड़ा सा अलग होगी। अभी जो है कोई इंटरनेट एक्सेस तो नहीं है। फिर भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक बात की थी तो वो मैं यहाँ पर दिखाऊंगी।
खैर अभी जो है बाद में बात करूंगी। तो नेट काफी चला गया था लग रहा है। तो ऐसे तो कारण नेट तो एक बार की थी, लेकिन उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए फिर से कर रही हूँ। तो कैस्टर काफी हद तक
देखती हो हिंदी काफी जरूरत पड़ेगी। तो देखियो
Michaela Cesario. Dear Joanna, I hear from Sir Almus Jacob that he exposed Iron Man around 2020. Could we know what he has fault? Joanna Pedra. My dear wife Michaela, first of all, we know that iron atom contain diameter of 1.26 × 10 meters. Iron suit is nanosuit technology. 1 nanometer is 1.00 times 10 to the minus 9 meters. On the other hand, in Marvel Universe, nanotechnology is old technology, while modern technology is picotechnology contained by Kang. 1 picometer is 1.00 × 12 meters. Itonman would contain picotechnology, that means Iron Man would convert his cloth into iron suit in lieu to have separate of it. हिंदी में क्यों? माइकेला सिजेरियो। प्रिय जोआना, मैंने सर अल्मास जेकब से सुना है कि उन्होंने 2020 के आसपास आयरन मैन का पर्दाफाश किया। क्या हम जान सकते हैं कि उनकी क्या गलती है? जोआना पेरा। मेरी प्यारी पत्नी माइकेला, सबसे पहले हम जानते हैं कि लोहे के परमाणु का व्यास 1.26 × 10⁻⁻10 मीटर है। आयरन सूट नैनो सूट तकनीक है। 1 नैनोमीटर 1.00 × 10⁻9 मीटर है। दूसरी ओर मार्वल यूनिवर्स में नैनो प्रौद्योगिकी पुरानी तकनीक है, जबकि आधुनिक तकनीक काम द्वारा निहित पेको प्रौद्योगिकी है। 1 पेकोमीटर 1.00 × 10⁻12 मीटर है। आयरन मैन में पेको टेक्नोलॉजी होगी, यानी आयरन मैन अपने कपड़े को अलग करने के बदले लोहे के सूट में बदल देगा। ओके। आप देखते हैं माइकाला कैसियो। प्यारे जोआना, मैंने सर अल्मास जेकब से सुना है कि उन्होंने आयरन मैन अराउंड 2020 को बेनकाब किया। क्या हम जान सकते हैं कि इसमें क्या गलती है? जोआना पीडा। मेरी प्यारी बीवी माइकाला, सबसे पहले हम जानते हैं कि आयरन एटम का कुतुब 1.26 × 10 मीटर होता है। आयरन सूट नैनो सूट टेक्नोलॉजी है। 1 नैनोमीटर 1.0009 मीटर है। दूसरी जानिब मार्वल यूनिवर्स में नैनो टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी है, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी पेको टेक्नोलॉजी है, जिस पर काम का कंट्रोल 1 पेकोमीटर 1.00 12 मीटर। आयरन मैन में पेको टेक्नोलॉजी होगी। इसका मतलब है कि आयरन मैन अपने कपड़े को लोहे के सूट में तब्दील करता था ताकि इससे अलग हो सके। ओके, तो अभी जो है स्पेनिश में कन्वर्ट कर लेती हूँ। Micaela Cesario. Querida Joanna, Sir Almas Jacob me dijo que expuso a Iron Man alrededor de 2020. ¿Podríamos saber cuál es su culpa?
Juana Pedra. Ay, mi querida esposa Micaela, en primer lugar. Sabemos que el átomo de hierro contiene un diámetro de 1,26 por 10 a la menos 10 metros. El traje de hierro es una tecnología de nanotrajes. Un nanómetro es 1,00 por 10 a la menos 9 metros. Por otro lado, en Marvel Universe, la nanotecnología es tecnología antigua, mientras que la tecnología moderna es picotecnología contenida por Kang. Un picómetro es 1,00 por 10 a la menos 12 metros. Iron Man contendría picotecnología. Eso significa que Iron Man convertiría su tela en un traje de hierro en lugar de separarse de él. ओके तो अभी बीच में कुछ काट लेती हूँ। ओके तो इस वक्त अलमा जैकब हमारे यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं, तो क्या कहने की कोशिश में लगे होते हैं तो वही जाने। फिलहाल मैं गांव में हूँ, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट बिंग के काफ़ी स्लो होने को पॉसिबिलिटी हो सकती है। Well,
लो इसको सेव कर ली। यहाँ का वातावरण तो कुछ भी ठीक नहीं है।
ओके लिखियो Sir Almas Jacob. Dear Michaela, while I expose Sir Almas Jacob. Dear Michaela, while I exposed Iron Man, I have said that Iron Man firstly worked for terrorists and then he regretted it. Did I say any wrong to expose Iron Man? Michaela Cesario. My dear Sir Almas Jacob, Iron Man didn't work for terrorists. Moreover, Iron Man stayed always against terrorists. I agree that firstly, he behaved like selfish a little. But he is a selfless superhero. Well, if you want to expose Iron Man, then, as my effort, he will not be Iron Man. Iron Man is hard to pronounce, while Maskell Ferrum is easy to pronounce himself as superhero with iron suit. Okay. So Okay. हालत कैसी है?
Señor Almas Jacob, querida Micaela, mientras exponía a Iron Man, he dicho que Iron Man primero trabajó para terroristas y luego se arrepintió. ¿Le dije algo malo a Iron Man expuesto? Micaela Cesario. Sí. Mi querido Ser Almas Jacob, Iron Man no trabajaba para terroristas. Además, Iron Man se mantuvo siempre en contra de los terroristas. Estuve de acuerdo en que, en primer lugar, se comportó un poco como egoísta, pero es un superhéroe desinteresado. Bueno, si quieres exponer a Iron Man, entonces, como mi esfuerzo, no sería Iron Man. Iron Man es difícil de pronunciar, mientras que Emma Skull Ferrum es fácil de pronunciar como superhéroe con traje de hierro. Okay. अभी वो तो मैं बात करती हूँ। सर अलमास याकूब, डियर माइकला, जबकि मैंने आयरन मैन को बेनकाब किया, मैंने कहा है कि आयरन मैन ने पहले दहशतगर्द के लिए काम किया और फिर उसने इस पर अफसोस किया। क्या मैंने बेनकाब आयरन मैन को कोई गलत कहा? माइकला कैसरियो। जी हाँ, मेरे प्यारे सर अलमास याकूब, आयरन मैन ने दहशतगर्द के लिए काम नहीं किया। मजीद बना आयरन मैन हमेशा दहशतगर्द के खिलाफ रहा। मैंने इस बात से इत्तेफाक किया कि सबसे पहले उसने थोड़ा सा खुद गरज की तरह बर्ताव किया, लेकिन वो एक बेलूस सुपर हीरो है। ठीक है, अगर आप आयरन मैन को बेनकाब करना चाहते हैं तो मेरी कोशिश के तौर पर वो आयरन मैन नहीं होगा। आयरन मैन का तलफ्फुज़ करना मुश्किल है, जबकि मिस्को फर्म को लोहे के सूट के साथ खुद को सुपर हीरो के तौर पर तलफ्फुज़ करना आसान। ओके, तो हिंदी लिखती हूँ। सर अलमास जेकब, प्रिय माइकेला, जबकि मैंने लौह पुरुष का पर्दाफाश किया है। मैंने कहा है कि लौह पुरुष ने पहले आतंकवादी के लिए काम किया और फिर उसे पछतावा हुआ। क्या मैंने लौह पुरुष को बेनकाब करने के लिए कोई गलत कहा? माइकेला सिजेरियो। मेरे प्यारे सर अलमास जेकब, लौह पुरुष ने आतंकवादी के लिए काम नहीं किया। इसके अलावा लौह पुरुष हमेशा आतंकवादी के खिलाफ रहा। मैं मानता था कि पहले तो उसने थोड़ा स्वार्थी व्यवहार किया, लेकिन वो एक निस्वार्थ सुपर हीरो है। खैर, अगर आप लौह पुरुष को बेनकाब करना चाहते हैं, तो मेरे प्रयास के रूप में वो लौह पुरुष नहीं होगा। लौह पुरुष का उच्चारण करना कठिन है, जबकि मस्कल फेरम का उच्चारण लोहे के सूट के साथ खुद को सुपरहीरो के रूप में करना आसान है। ओके, तो ये तो आयरन मैन को एक्सपोज करने के लिए, तो ये थी मेरी पहली कोशिश कि आप उसके यहाँ पर थोड़ा बहुत तो बात करूंगी। तो अलमास जैकब तो काफी बेकी बातें की होगी, है ना? क्या ना, तो यहाँ पर थोड़ा और गहरा पे जाती हूँ और शायद ज्यादा गहराई पे नहीं जा पाऊंगी। चलिए देखते हैं।
हेलो हेलो आस्था। तो यहाँ पर आस्ते आस्ते में बात कर पाऊंगी शायद कुछ ज़्यादा। चलो इसकी तो कुछ पर्दा अभी यहीं पे फंस करनी पड़ेगी। वैसे आयरन मैन को एक्सपोज करने लायक तो आधा तो काम तो हो चुका है। आप पूरे बाकी अभी तो बाकी काम तो करना ही है। तो आजान तो दे रहे हैं, इसलिए मैं मौन व्रत कर रही हूँ। आपको भी मौन व्रत करना होगा थोड़ी देर के लिए। Yeah.
अभी तो अभी देखना पड़ेगा। हालत तो सस्ता तो देखती हूँ। Sir Almas Jacob. Dear Joanna, I have mentioned Daniel chapter 02, verse 42 from the Holy Bible, so what did I wrong? Joanna Pedra. My dear Sir Almas Jacob, did you research about Daniel book, chapter 2 from the Holy Bible? Here, when King have a dream that he saw a statue containing golden head, silver chest, bronze belly, iron leg and foot made by iron and soil. None of scholar and magician could explain his dream without hearing it, but Prophet Daniel could. He explained that we would get golden trading kingdom, then silver trading kingdom, next bronze trading kingdom, after that iron trading kingdom, and finally the kingdom with cruel people like iron and kind-hearted people like soil. Okay. तो सर अल्मास जेकब। प्रिय जोआना, मैंने पवित्र बाइबल से दानिये अध्याय 02 पद 42 का उल्लेख किया है, तो मैंने क्या गलत किया? जोआना पेरा। मेरे प्रिय सर अल्मास जेकब, क्या आपने पवित्र बाइबल से दानिये पुस्तक अध्याय 2 के बारे में शोध किया? यहाँ जब राजा को स्वप्न आया कि उसने स्वर्ण सिर, चांदी का संदूक, कांस्य पेट, लोहे और मिट्टी से बनी लोहे की टांग और पैर वाली मूर्ति देखी, तो कोई भी विद्वान और जादूगर उसके सपने को सुने बिना उसकी व्याख्या नहीं कर सकता था, लेकिन पैगंबर डैनियल कर सकते थे। उन्होंने समझाया कि हमें स्वर्ण व्यापारिक साम्राज्य, फिर चांदी का व्यापार राज्य, अगला कांस्य व्यापार राज्य, उसके बाद लोहे का व्यापार राज्य और अंत में लोहे जैसे क्रूर लोगों और मिट्टी जैसे दयालु लोगों के साथ राज्य मिलेगा। खैर, अभी स्पेनिश पर बात होगी। उससे पहले उर्दू में बात होगी। सर अल्मास याकूब। प्यारे जोना, मैंने मुकद्दस बाइबल से दानियल बाब 02 आयत 42 का जिक्र किया है, तो मैंने क्या गलत किया? जोना पीटर,
मेरे प्यारे सर अलमास याकूब, क्या आपने दानियाल की किताब के बारे में तहकीक की? मुकद्दस बाइबल से बाब 2। यहाँ जब बादशाह का ख्वाब होता है कि उसने सुनहरी सर, चांदी का सीना, कांसी का पेट, लोहे की टांग और पांव पर मुश्तमिल एक मुजस्समा देखा जो लोहा और मिट्टी का बना हुआ था, तो कोई भी आलम और जादूगर उसके ख्वाब को सुने बगैर बयान नहीं कर सकता था, लेकिन नबी दानियाल कर सकता था। उन्होंने वजाहत की कि हमें सुनहरी तिजारती बादशाहत मिलेगी, फिर चांदी की तिजारत की बादशाहत, इस लोहे की तिजारत की बादशाहत के बाद अगली कांसी की तिजारती बादशाहत और आखिर में लोहे जैसे जालिम लोगों और मिट्टी जैसे मेहरबान लोगों के साथ बादशाहत। ओके, तो अलग से देखना पड़ेगा। Señor Almas Jacob, querida Joana, he mencionado el capítulo 02 de Daniel, versículo 42, de la Santa Biblia. Entonces, ¿en qué me equivoqué? Juana Pedra, mi querido ser Almas Jacob, ¿investigó sobre el libro de Daniel, capítulo 2 de la Santa Biblia? Aquí, cuando el rey soñó que vio una estatua que contenía una cabeza de oro, un cofre de plata, un vientre de bronce, una pierna y un pie de hierro hechos con hierro y tierra. Ninguno de los eruditos y magos pudo explicar su sueño sin escucharlo, pero el profeta Daniel sí pudo. Explicó que obtendríamos el reino comercial de oro, luego, el reino comercial de plata, luego, el reino comercial de bronce, después de eso, el reino comercial de hierro y finalmente, el reino con personas crueles como el hierro y personas bondadosas como la tierra. ओके, तो ठीक है, अभी जो बात तो होगी। तो ये थी आयरन मैन के वाली बात। तो जो फिलहाल तो आयरन मैन की अकेले को एक्सपोज के बाद जो फिलहाल खत्म हो चुके हैं, तो मैं इस वक्त बात करूंगी तो आयरन थोड़ा सा आयरन मैन के यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगी, बस आखिरी टच बाकी है। ओके, वैसे मेरी भी जोना खुद एक औरत है, पर फेमी सुप्रीमेसी पर यकीन नहीं करते, तो यहाँ पर हर औरत एक दूसरे से हर जेंडर इक्विटी पे यकीन करते हैं। जो चीज़ औरत के लिए मायने रखती है, जो चीज़ के लिए औरत काबिल है वो तो काबिल है, और जो चीज़ मर्द के लिए मर्द काबिल है वो तो काबिल है, वो चीज़ मर्द को ही मिलेगी, जैसे जो नाची का मानना है। ओके, खैर
जो है सीरीज बनानी पड़ेगी। काफी अच्छी सीरीज थी। तो एडिटिंग की सीरीज मेरा मतलब था।
हेलो हमेशा रोती रहती है बांग्लालियों की भी रहती हूँ इसलिए बांग्ला आती होगी। सही है। आजकल जो अच्छी औरत है उनको भी मार्वल अब पसंद करने लगी है, क्योंकि जो औरत है वो मार्वल पर सुपर हीरो आजकल बनने लगी है, जो कि किसी भी औरत के लिए अच्छी बात नहीं है। Sir Almas Jacob. To expose Iron Man, could you tell me what did I miss that I could expose Iron Man? Joanna Pedra. My dear Sir Almas Jacob, as I have seen 7 of fight scene of Iron Man Tony Stark, the Iron Man fights 7 of villains or opponent hero, and here, all of villains or opponent hero are Alien Magician, Ultron, Electro Man, Loki, Nixon, Hulk, and Thanos. All of them were man. He did not face any female villain as superhero Thor faced Hela. On the other hand, he got 8 superheroes to assist him where 3 of them were women, wife of Tony Stark, Captain Marvel, and Black Widow. While woman cannot be superhero, but she could be villain. Okay. Señor Almas Jacob, para exponer a Iron Man, ¿podría decirme qué me perdí para poder exponer a Iron Man? Juana Pedra. Sí, mi querido Ser Almas Jacob.
como he visto 7 de la escena de lucha de Iron Man. Tony Stark, Iron Man, lucha contra 7 villanos o héroes oponentes y aquí, todos los villanos o héroes oponentes son Mago Alienígena, Ultron, Electroman, Loki, Nixon, Hulk y Thanos. Todos ellos eran hombres. No se enfrentó a ninguna villana como el superhéroe Thor se enfrentó a Hela. Por otro lado, consiguió que 8 superhéroes lo ayudaran, donde 3 de ellos eran mujeres. La esposa de Tony Stark, el Capitán Marvel y la Viuda Negra. Si bien la mujer no puede ser una superheroína, podría ser una villana. Okay. अभी थोड़ी इंतजार करी हूँ। अब दो पता नहीं। सरल माँ से आयरन मैन को बेनकाब करने के लिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने क्या याद किया कि मैं आयरन मैन को बेनकाब कर सकता हूँ? जोना पीडा। जी हाँ, मेरे प्यारे सरल मास जैकब, जैसा कि मैंने आयरन मैन की लड़ाई के 7 मंजर देखे। टोनी स्टार्क, आयरन मैन 7 विलन अपने हीरो से लड़ता है और यहाँ तमाम विलन मुखालिफ हीरो ये हैं: अजनबी जादूगर, उल्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैन, लॉकी, निक्सन, हल्क और थानोस। ये सब मर्द थे। इसे किसी खातून विलन का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि सुपर हीरो थोर को हीला का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब इसे इसकी मदद के लिए 8 सुपर हीरो मिले, जहां उनमें से 3 खातून थी: टोनी स्टार्क की बीवी, कैप्टन मार्वल और सिया बेवा। जबकि औरत सुपर हीरो नहीं हो सकती, लेकिन वो विलन हो सकती है। ओके, अभी हिंदी बताती हूँ। और थोड़ा सा बांग्ला बोलना पड़ेगा। सर अल्मास जेकब, आयरन मैन को बेनकाब करने के लिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने क्या मिस किया कि मैं आयरन मैन को बेनकाब कर सकूं? जोआना पेरा। मेरे प्यारे सर अल्मास जेकब, जैसा कि मैंने आयरन मैन के 7 फाइट सीन देखे हैं। टोनी स्टार्क, आयरन मैन 7 खलनायक या प्रतिद्वंद्वी नायक से लड़ता है और यहाँ सभी खलनायक या प्रतिद्वंद्वी नायक हैं: एलियन जादूगर, अल्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैन, लोकी, निक्सन, हल्क और थानोस। वे सभी आदमी थे। उन्हें किसी भी महिला खलनायक का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि सुपरहीरो थोर का सामना हेला से हुआ था। दूसरी ओर उनकी सहायता के लिए उन्हें 8 सुपरहीरो मिले, जिनमें से 3 महिलाएं थीं: टोनी स्टार्क की पत्नी, कैप्टन मार्वल और ब्लैक विडो। जबकि महिला सुपर हीरो नहीं हो सकती है, लेकिन वो खलनायक हो सकती है। मैं आपको बताऊंगी कि ओके, अभी ये तो ऑफ करूंगी। तो वैसे तो आगे की बात तो मैं बताती हूँ। तो औरत इसलिए सुपर हीरो नहीं बन सकती क्योंकि सुपर हीरो बनने के लिए सेल्फलेस तो होना पड़ेगा। तो आयरन मैन थोड़ी सी सेल्फिश है पहले, लेकिन बाद में पूरी तरह से सेल्फलेस बन गया और काइंड हार्ट रहमदिल होना चाहिए और दूसरों को मदद करने वाला होना चाहिए और दुनिया को रक्षा करने वाला होना चाहिए। जबकि यहाँ पर जो औरत जो है वो ज़्यादातर दुनिया को ताबा करने वाली हेला होती है, जैसे कि हेला, और दिल में कोई रहम
मार्वल की कोई नाम नहीं है और काफ़ी सेल्फिश टाइप के हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल के मार्वल के जो शी-हल्क करते हैं वो काफ़ी सेल्फिश है और तो है जो है आजकल तो झूठ बोलती रहती है और खुद को अच्छा जाहिर करती रहती है, जबकि सुपर हीरो को खुद को अच्छा जाहिर करना नहीं पड़ता। तो इसलिए जो है औरत सुपर हीरो नहीं बन सकती पर विलेन बन सकती है। खैर मुझे वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी। तो मैं आप जा रही हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।